दोस्तों, स्वागत है आपका विजन 2047 में। दोस्तों, अभी सीरिया में आप हालात देख ही रहे होंगे, एकदम कायोटिक हो चुके हैं। दिसंबर 2024 में बशर अल असद की गवर्नमेंट गिर गई थी जब इस्लामिस्ट लेड फोर्सेस मेनली हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS ने उनको हरा दिया। ये HTS पहले अलकायदा का पार्ट था, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना डेंजरस होगा। असद के जाने के बाद एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनी जिसका लीडर है अहमद अल शरा। अहमद अल शरा एक कॉम्प्लेक्स बंदा है जो जिहादी से स्टेट्समैन बनने की कोशिश में है। पास्ट में अलकायदा का सोल्जर रहा है और अब सीरिया का लीडर। US और इसराइल ने उसको फुली क्रिएट नहीं किया, पर उनके एक्शंस ने इनडायरेक्टली उसके राइज में हेल्प की, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। हाँ, डायरेक्टली उसको किसी ने सपोर्ट किया है तो वो है टर्की और कतार। इन दोनों कंट्रीज ने उसे सोल्जर्स, वेपन्स और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए हैं टाइम टू टाइम। अब वो मॉडरेट बनने की कोशिश कर रहा है, पर फ्यूचर में क्या करेगा ये टाइम ही बताएगा। अब यही HTS कंट्रोल में है पूरे देश में, पर कोस्टल एरियाज जैसे कि लटाकिया और टाटस में फाइटिंग चल रही है और सबसे बड़ा झटका अलावीट कम्युनिटी को लग रहा है। मार्च 2025 के शुरू में अलावीट एरियाज में वायलेंस एकदम पीक पे पहुंच गया। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक 6 मार्च से लेकर अब तक 1000 लोग मर चुके हैं, जिसमें 745 यानी कि 745 लोग अलावीट हैं और उनको मारने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस जो HTS के लोग हैं। ये लोग फील्ड एग्जीक्यूशंस कर रहे हैं, घर चला रहे हैं और लूटमार भी चल रही है। लटाकिया के गांव जैसे अल मुख्तरिया, अल शिर और बनियास में मैसेकर्स हुए हैं, जहां डजन्स ऑफ अलावीट्स को गोली मार दी गई है। हजारों लोग अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं, कुछ रशियन बेस में शरण ले रहे हैं और कुछ लेबनान की तरफ जा रहे हैं। नई सरकार बोल रही है कि ये वायलेंस असद के लॉयलिस्ट की वजह से हो रहा है, जो अभी भी इंसर्जेंसी फैला रहे हैं, पर लोकल्स और एक्टिविस्ट का कहना है कि ये रिवेंज किलिंग हो रही है सुन्नीस द्वारा, यानी कि सुन्नी मुसलमान उन्हें मार रहे हैं और एलाविट्स को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि असद भी एक एलाविट था और उसका रूल डेकेड्स तक चला। कर्फ्यू लगा है, सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, पर कियोस कम नहीं हो रहा है। ये सब देख के लगता है कि सीरिया अभी भी सिविल वॉर के मोड में है, बस प्लेयर्स चेंज हो गए हैं। अब ये समझना जरूरी है कि अलावीट्स के साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है। अलावीट्स एक माइनॉरिटी सेक्ट हैं सीरिया की पॉपुलेशन का, और वो 10 से 15% है। ये शिया इस्लाम का ऑफशूट माने जाते हैं। जब हाफिज अल असद 1970 में पावर में आए तो उन्होंने अलावीट्स को अपनी आर्मी में रिक्रूट किया और टॉप पोजीशंस दिए। इस वजह से अलावीट्स को एक प्रिविलेज्ड ग्रुप समझा जाता है, चाहे इकोनॉमिकली वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो भी ना। 2011 में जब सीरियन सिविल वॉर शुरू हुई, असद ने अलावीट्स को अपना मेन सपोर्ट बेस बनाया। ऑपोजिशन जो मोस्टली सुन्नी मुसलमान थे उनके खिलाफ लड़ते रहे और ये फाइट एक मेजर फाइट में बदल गई। असद के रूल में सुन्नीस पे बहुत एट्रोसिटीज भी हुई, मैसेकर्स हुए, टॉर्चर हुआ, और अब जब असद की सरकार गिर चुकी है तो सुन्नीस रिवेंज ले रहे हैं। HTS और दूसरे सुन्नी ग्रुप अलावीट्स को स्केपगोट बना रहे हैं, बोलते हैं कि ये लोग असद के क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मार्च 2025 के क्लैशेस की वजह भी यही है। असद के लॉयलिस्ट ने कोस्टल एरियाज में अटैक्स किए, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया और इसके जवाब में गवर्नमेंट ने ब्रूटल क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। पर यह क्रैकडाउन ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। लोकल गनमैन और अनऑर्गेनाइज्ड क्राउड्स भी इन्वॉल्व हैं जो अलावीट्स के घर जला रहे हैं और उन्हें एग्जीक्यूट कर रहे हैं मास लेवल पे। ये सेक्टेरियन हेट्रेड का रिजल्ट। अलावीट्स को अब एनिमी समझा जा रहा है, चाहे वो असद के साथ हो या ना हो। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये मैसेकर्स एक तरह से एथनिक क्लिंजिंग की कोशिश है। अब बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की, तो वेस्टर्न कंट्रीज का रोल सीरिया में हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहा है। जब असद था तो US, UK, फ्रांस जैसी कंट्रीज ऑपोजिशन को सपोर्ट करती थी, क्योंकि वो असद को डिक्टेटर मानते थे। 2010 के आसपास फ्री सीरियन आर्मी और मॉडरेट रेबल्स को वेपन्स और ट्रेनिंग दिया करती थी ये कंट्रीज, पर बाद में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जैसे HTS भी इनडायरेक्टली फायदा उठाने लगे। दिसंबर 2024 में जब HTS ने असद को हटा दिया, वेस्टर्न कैपिटल्स थोड़ी सी खुश दिखाई दी। उन्हें लगा शायद अब सीरिया में स्टेबिलिटी आएगी। अभी अहमद अल शरा ट्रांजिशनल गवर्नमेंट का लीडर है और वेस्टर्न कंट्रीज उसको कॉशियसली सपोर्ट कर रही हैं। US और EU ने बोला है कि वो एक इंक्लूसिव सीरिया चाहते हैं जहां माइनॉरिटीज जैसे अलावीट्स, कुर्द, द्रूज सेफ हो, पर डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट नहीं दे रहे। सैंक्शंस अभी भी हैं और फंडिंग रिकंस्ट्रक्शन के लिए कंडीशनल है। फ्रांस ने वायलेंस कंडेम किया है, जर्मनी ने इन्वेस्टिगेशन की बात की है, पर कोई सॉलिड एक्शन नहीं लिया गया है। टर्की एक अलग प्लेयर है, वो HTS का
एक बड़ा हमदर्द है, क्योंकि उसका अपना एजेंडा है सीरिया के नॉर्थ में, जहां कर्डिश फोर्सेस को रोकना उसका टारगेट है। इजराइल भी इन्वॉल्व है सदर्न सीरिया में, क्योंकि वहां पे वो बफर जोन बनाना चाहता है। वेस्टर्न मीडिया पे भी ये इल्जाम लग रहा है कि वो अलावीट्स मैसेकर्स पे चुप है। इसका एक बड़ा रीजन है नरेटिव। जब असाद था, मीडिया उसके एट्रोसिटीज पे फोकस करता था, क्योंकि वो वेस्ट का एनिमी था। हर केमिकल अटैक, हर मैसेकर बड़ी हेडलाइन बन जाता था। पर अब जब एचटीएस ने टेक ओवर किया है और वो भी यही सब हरकतें कर रहे हैं, तो मीडिया थोड़ी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि पास्ट में एचटीएस को रेबल्स बोल के ग्लोरीफाई किया गया था, तो अब उनके क्राइम्स को हाईलाइट करना एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गया है मीडिया के लिए। वहीं जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं। यूएस और एलाइज चाहते हैं कि सीरिया में एक गवर्नमेंट हो जो ईरान और रशिया के इन्फ्लुएंस को कम करे। एचटीएस ये काम कर सकता है तो उनके खिलाफ नेगेटिव रिपोर्टिंग से वेस्ट का एजेंडा वीक पड़ सकता है। वहीं अलावाइट्स का मैसेकर एक सेक्टेरियन इशू है और वेस्टर्न मीडिया शायद इसको सिविल वॉर का कोलैटरल डैमेज समझ के इग्नोर कर रहा है। सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं कि ये हिपोक्रेसी है। असाद के टाइम ह्यूमन राइट्स की बात होती थी, अब नहीं हो रही। ये मीडिया का साइलेंस एक्टिविस्ट को गुस्सा दिला रहा है, जो बोलते हैं कि वेस्ट अपने फायदे के लिए चुप है। अब सीरिया का फ्यूचर के बारे में अगर बात करें तो सीरिया का फ्यूचर अभी फॉगी है। एक पॉसिबिलिटी है कि ये वायलेंस और भी बढ़ सकता है। अलावाइट्स इंसर्जेंसी चला रहे हैं, कुर्द्स नॉर्थ ईस्ट में अपना रीजन बना रहे हैं और ड्रूज साउथ में अलग हो रहे हैं। अगर एचटीएस कंट्रोल नहीं कर पाया तो सीरिया टुकड़ों में बट जाएगा। दूसरा, अगर अहमद अल शरा माइनॉरिटीज को साथ ला पाया और वेस्टर्न फंडिंग मिली तो शायद एक स्टेबल गवर्नमेंट बन जाए। पर एचटीएस का जिहादी डीएनए है, इसलिए वहां पर ट्रस्ट इश्यूज हैं। रशिया और ईरान अभी भी अपना इन्फ्लुएंस बनाए हुए हैं, ये दोनों सीरिया को अनस्टेबल रख सकते हैं। इसराइल भी सदर्न बॉर्डर पे एक्टिव है। अब वर्स्ट केस ये हो सकता है कि फुल ऑन सिविल वॉर दोबारा शुरू हो सकती है, और बेस्ट केस ये हो सकता है एक वीक पर इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी जो स्लोली रिबिल्ड करेगी। पर अभी के लिए वायलेंस और अनसर्टेनिटी ही दिखती है। सीरिया के लोगों की सफरिंग जल्दी खत्म होने वाली नहीं है।